नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदिवासी युवा की जिसने बिना किसी बड़ी सेना के एक विशाल और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी थी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा बिरसा मुंडा की। अब देखिए, ये सवाल मन में आना लाजमी है ना कि आखिर कैसे एक 25 साल का नौजवान इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला सकता है। चलिए आज इसी बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि वर्तमान झारखंड के एक साधारण से गांव में पले बढ़े इस युवा का उस औपनिवेशिक शासन के साथ इतना बड़ा ऐतिहासिक टकराव आखिर कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है 15 नवंबर 1875 को। उलीहातू गांव में भयंकर गरीबी के बीच युवा बिरसा का जन्म हुआ। इनका बचपन पूरी तरह से प्रकृति के बीच बीता था। बचपन से ही वो अपने समुदाय के बड़े बुजुर्गों से मुंडाओं के पुराने स्वर्णिम युग और उनके खोए हुए अधिकारों की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। और आपको बता दूं, यही वो माहौल था जो उनके अंदर भविष्य की एक महान क्रांति के बीज बो रहा था। अब इस पूरे संघर्ष की जो असली जड़ थी ना, वो थी जमीन। आदिवासियों की एक बहुत ही बेहतरीन पारंपरिक व्यवस्था हुआ करती थी, जिसे कहते थे खूंटकट्टी प्रणाली। मतलब जमीन किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की साझा संपत्ति है। लेकिन अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जमींदारी व्यवस्था थोप दी और जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया। भारी लगान लगा दिए गए और जो जंगल के असली मालिक थे वो अपनी ही जमीन पर महज मजदूर बनकर रह गए। और ठीक इसी दौर में एक नया शब्द बहुत आम हो गया, दीकू। जैसे जैसे बाहरी लोग आदिवासियों की पैतृक जमीनों पर कब्जा करने लगे, ये शब्द उनकी आम बोलचाल का हिस्सा बन गया। दीकू का मतलब था वो बाहरी शोषक, चाहे वो अंग्रेज अफसर हों, बड़े जमींदार हों या सूदखोर, जो आदिवासियों की पूरी जीवन शैली को बर्बाद कर रहे थे। बात यहीं नहीं रुकी। 1865 और उसके बाद जो नए औपनिवेशिक वन कानून आए, उन्होंने तो जैसे आदिवासियों से उनकी सांसें ही छीन ली। सोचिए, जिन जंगलों के वो ऐतिहासिक मालिक थे, वहां उन्हें लकड़ियां बीनने और अपने पशु चराने तक से रोक दिया गया। रातों रात उन्हें अपनी ही जमीन पर अपराधी घोषित कर दिया गया। ये बहुत बड़ा धक्का था। बचपन की इन्हीं उथल-पुथल के बीच युवा बिरसा चाईबासा के एक जर्मन मिशनरी स्कूल पहुंचे। वहां उन्हें एक नया नाम दिया गया, बिरसा डेविड। लेकिन वहां रहकर उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया कि ये सब उनकी संस्कृति को मिटाने की एक सोची समझी कोशिश है। बात तब और बिगड़ गई जब उनके एक मित्र सोमा का पारंपरिक मुंडा रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने पर विवाद हुआ। इस घटना ने बिरसा को इतना झकझोड़ा कि उन्होंने इस पहचान के संकट का पुरजोर विरोध किया और हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़ दिया। जब बिरसा ने इन सांस्कृतिक और आर्थिक हमलों को देखा तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक नए आध्यात्मिक जागरण की नींव रखी, जिसे बिरसायत धर्म कहा गया। इसके जरिए उन्होंने पूरे समुदाय को सिंगबोंगा यानी सूर्य देव की पूजा, प्रकृति से जुड़ाव और पारंपरिक मूल्यों के इर्द गिर्द इकट्ठा किया। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास और नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी और उन्हें भीतर से मजबूत बनाया। अब जरा उनके सफर की रफ्तार देखिए, ये वाकई हैरान करने वाली है। 1894 के अकाल में वो लोगों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। अगले ही साल बिरसाए धर्म की स्थापना करते हैं और देखते ही देखते महज 6 छोटे सालों के अंदर 1899 में वो एक पूर्ण पैमाने के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ये कोई आम बात नहीं थी। और यहीं से जन्म होता है उलगुलान का। उलगुलान, जिसका मतलब है एक महान कोलाहल, एक ऐतिहासिक विद्रोह। ये एक ऐसा विशाल और एकजुट आंदोलन था जिसका सीधा सा मकसद था दिकुओं और अंग्रेजों के उन दमनकारी ढांचों को जड़ से उखाड़ फेंकना जो आदिवासियों का खून चूस रहे थे। उन्हें अपनी जमीन और अपनी संप्रभुता वापस चाहिए थी। इस उलगुलान का एक नारा था जो पूरे जंगल में आग की तरह फैल गया, अबुआ राज से तेरा जाना, महारानी राज टुंडू जाना। जिसका मतलब था महारानी का राज खत्म हो और हमारा राज स्थापित हो। इस एक पुकार ने इतना जोश भरा कि हजारों आदिवासियों की एक गुरिल्ला सेना खड़ी हो गई, जो अपने पारंपरिक तीर कमान और भालों के दम पर ब्रिटिश साम्राज्य की बंदूकों का सामना करने के लिए तैयार थी। लेकिन आज़ादी की इस लड़ाई की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। जनवरी 1900 में डोम्बारी बुरू की पहाड़ी पर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। ब्रिटिश सेना ने वहां अंधाधुंध गोलियां चला दी और करीब 400 निर्दोष आदिवासी पुरुषों, महिलाओं और मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया।
वहां लाशों के इतने ढेर लग गए थे कि आदिवासियों ने दुखी मन से उस जगह का नाम ही टॉप्ड बुरू यानी लाशों का टीला रख दिया। जरा सोचिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से लगभग 20 साल पहले हुई ये क्रूर घटना हमें साफ दिखाती है कि औपनिवेशिक सरकार इस उलगुलान से कितनी खौफसदा थी और इसे दबाने के लिए वो किस हद तक गिर सकती थी। इस भयानक नरसंहार के बाद जानते हैं अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए कितने का इनाम रखा? सिर्फ 500 रुपए। लेकिन अफसोस कि यही इनाम भारी पड़ गया। एक अपने की ही गद्दारी के चलते जमकोपाई जंगल में सोते वक्त बिरसा मुंडा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर 9 जून 1900 रांची के जेल में महज 25 साल की उम्र में इस महान विद्रोही ने अपनी आखिरी सांस ली। ब्रिटिश अधिकारियों ने तो तुरंत कह दिया कि मौत हैजे की वजह से हुई है, लेकिन उनके मानने वालों को हमेशा यही शक रहा कि इस बुलंद आवाज़ को हमेशा के लिए शांत करने के लिए उन्हें आर्सेनिक का जहर दिया गया था। उनकी रहस्यमयी मृत्यु जरूर हो गई, लेकिन वो उलगुलान खाली नहीं गया। इसी ऐतिहासिक विद्रोह का दबाव था जिसने अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट पास करने पर मजबूर कर दिया। इस कानून ने आदिवासी जमीनों को हमेशा के लिए कानूनी सुरक्षा दी। बिरसा मुंडा आज भी धरती आबा के रूप में पूजे जाते हैं और उनके सम्मान में पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक विचार मैं आप पर छोड़ना चाहूँगा। अगर 25 साल का एक युवा जिसके पास कोई बड़ी सेना या आधुनिक हथियार नहीं थे, वो एक शक्तिशाली साम्राज्य को अपने कानून बदलने पर मजबूर कर सकता है, तो ज़रा सोचिए व्यवस्थागत अन्याय के खिलाफ उठने वाली आज की एक अकेली दृढ़ आवाज़ में कितनी ताकत हो सकती है। सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।